हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एग्ज़ाम रिव्यू। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ 3 तारीख को, उसकी पहली शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम अब शुरू होगा। तो पहली शिफ्ट के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से एग्ज़ाम पूछे गए हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को ज़रूर देखें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स पर जो है वीडियोस बना रखी है। पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखिए, आज जो एग्ज़ाम हुआ वो जो है बिल्कुल भी कह सकते हैं हम कि न्यू पैटर्न बेस्ड नहीं था। जैसे कि अफवाह फैल रही थी कि काफ़ी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, पेपर प्रीवियस ईयर बेस्ड है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से लगा रखे हैं तो आप इजीली तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज क्वेश्चन पूछा गया एमएस एक्सेल के ऊपर। ठीक है, तो एमएस एक्सेल पे किस तरह का सवाल पूछा गया ये कंफर्म नहीं है, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो जिस स्टूडेंट ने मेरे पास लिस्ट भेजी है उसने सिर्फ एमएस एक्सेल बताया है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल मैं क्या करता हूँ इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, जैसे कि एमएस एक्सेल की अगर हम बात करें तो ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है। और एमएस ऑफिस में क्या क्या आते हैं तो याद रखना, एमएस वर्ड आता है, इसमें एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट भी इसमें आता है और एमएस एक्सेस। ठीक है, एमएस एक्सेस भी जो है इसी का हिस्सा होता है। तो एमएस ऑफिस में क्या क्या आ जाता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस आ जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 माने जाते हैं। और भी होते होंगे लेकिन इतना आपको याद रखना है। और एमएस एक्सेल के बारे में और मैं आपको बताऊं तो आपको ये भी याद रखना है कि एमएस एक्सेल जो है ये अपनी वर्कबुक को जो है HTML फॉर्मेट में सेव करने की सुविधा देता है। याद रखना है आपको, इसकी जो वर्कबुक होती है उसको आप HTML फॉर्मेट में जो है सेव कर सकते हैं। और कुछ शॉर्ट की भी आपको याद रखनी है, शॉर्ट की से भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि न्यू की शॉर्ट की क्या होती है तो याद रखना कंट्रोल N होती है। ठीक है, न्यू की, सॉरी हाँ न्यू की। और उसके बाद ओपन की पूछे तो कंट्रोल O ओपन की होती है। कंट्रोल C जो होती है वो होती है किसकी, कॉपी की। कंट्रोल X जो होती है वो होती है कट की। कंट्रोल P जो होती है वो होती है पेस्ट की। ठीक है, और अंडू की क्या होती है तो याद रखना, अंडू की होती है कंट्रोल Z। ठीक है ना, कंट्रोल Z जो होती है वो अंडू की शॉर्ट की होती है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। और परिकल्पना के ऊपर सवाल पूछा गया, हाइपोथेसिस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया। आखिर क्या होती है परिकल्पना, तो आपको मैंने बता रखा है कि इसमें होता ये है कि अप्रत्यक्ष जो तथ्य होते हैं उनके बारे में जो है शिक्षित अनुमान लगाने के लिए जो है ये परिकल्पना जो है ख़ास तौर से की जाती है, ताकि जो अनुसंधान है उसमें स्पष्टता लाई जा सके और जो है विशिष्टता लाई जा सके। इन्हीं उद्देश्य से जो है परिकल्पना की जाती है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और परिकल्पना के प्रकार भी मैंने आपको बता रखे हैं, वर्णनात्मक परिकल्पना, संबंधपरक परिकल्पना और व्याख्यात्मक परिकल्पना। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। आगमनात्मक और निगमनात्मक अनुसंधान से सवाल पूछा गया, टाइप से हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। इंग्लिश में से हम कहते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी जो है देखें। तो आगमनात्मक और निगमनात्मक अनुसंधान पे सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया ये कंफर्म नहीं है मेरे पे, लेकिन आपको मैं बता दूं क्या होता है आगमनात्मक और निगमनात्मक अनुसंधान। तो जब भी हम आगमनात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो इसमें हम अनुभवों का सामान्यकरण करते हैं। ठीक है, इसमें सोच, विचार आदि सम्मिलित होते हैं। जबकि निगमनात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का प्रयास करते हैं निगमनात्मक अनुसंधान में।
और आपसे पूछ सकता है कि प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो याद रखना है आपको दो प्रकार में, एक होती है मात्रात्मक, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, तो याद रखना है गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक। ये प्रक्रिया के आधार पर जो है अनुसंधान को बांटा गया है, ठीक है। और मात्रात्मक और गुणात्मक में मैंने जो है विस्तार से आपको अंतर बता रखा है। और परिणाम के आधार पर अगर पूछ ले अनुसंधान को, परिणाम के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, तो दो वर्गों में, मौलिक अनुसंधान, ठीक है, मौलिक अनुसंधान, और दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान, ठीक है। तो इसमें दो वर्गों में बांटा। फिर उद्देश्य के आधार पर वर्णनात्मक आ जाता है, सहसंबंधात्मक आ जाता है, व्याख्यात्मक आ जाता है, समावेशी, प्रयोगात्मक, ये आ जाता है हमारा उद्देश्य के आधार पर। खैर, पर्यावरण नीति पे भी सवाल पूछा गया कि पर्यावरण नीति कौन सी थी, ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको कुछ बताते हुए चलता हूँ। जैसे पर्यावरण नीति जो महत्वपूर्ण है, जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, वो मैं खास तौर से आपको बता देता हूँ। जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1972 में आया था ये, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, सन 2010 में आया था ये, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है सन 2010 में आया था। फिर एक और याद रखना है आपको, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये कब आया था, तो ये आया था 1986 में आया था, ठीक है, एक याद रखना है आपको। और एक आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये कब आया था, सन 2002 में आया था, ठीक है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी आपको याद रखना है, फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट, तो ये कब आया था, तो ये आया था 1980 में आया था, ठीक है, 1980 में आया था। तो ये कुछ पॉलिसीज़ एक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज़ और, पॉल्यूशन पर आपको स्पेशल नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, जो गैसें वगैरह होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। मैंने हालांकि करवा रखी है अपनी वीडियोस में सारा का सारा, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और संचार के ऊपर क्वेश्चन आया, संचार के ऊपर क्वेश्चन था। तो संचार मैं आपको बता चुका हूँ, संचार दो तरह के होते हैं, एक होता है शाब्दिक संचार, एक होता है अशाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अशाब्दिक संचार में हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें किस तरह के संचार आ जाते हैं, तो याद रखना, शारीरिक मुद्रा, वेशभूषा, स्पर्श कर या किसी निकटता के आधार पर जो है संचार किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि हैप्टिक्स भी एक संचार का प्रकार है। हैप्टिक्स में क्या होता है, हम किसी को स्पर्श करके किसी बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है ना। और काइनेसिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। काइनेसिक्स क्या होता है, ये ऐसा संचार का तरीका है जिसमें हम शारीरिक गतिविधि से किसी को जो है कुछ जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। परसेंटेज, रेशियो और सिंपल इंटरेस्ट से सवाल था, ठीक है। तो कवर होना चाहिए तीन टॉपिक्स, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए तीन टॉपिक आपके अच्छे से कवर होने चाहिए, ठीक है। खैर मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, तब मैं थोड़ा सा मैथ के बारे में भी आपको उसमें बता दूंगा। ओके, अब परसेंटेज, रेशियो और सिंपल इंटरेस्ट। परसेंटेज में आपको क्या करना है, परसेंटेज में सबको इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यानी वृद्धि और कमी वाला जो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है। डिस्काउंट अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, डिस्काउंट अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज मतलब क्या, जैसे कि किसी वस्तु में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% की कमी की गई, ऐसे ऐसे करके सवाल पूछता है। या किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि की गई, फिर उसकी आय में कमी की गई, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट किया जाता है। डिस्काउंट से भी पढ़ लेना। रेशियो के ऊपर, रेशियो में भी सवाल जो है वो टाइम एंड स्पीड अच्छे से कर लेना, रेशियो बेस्ड आता है वो भी। और पैसे वाला जो होता है, जैसे 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के हैं, तो उनका रेशियो निकालो, इस तरीके से भी होता है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इससे भी हर बार सवाल पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, P/R/T अपॉन में 100। सारे सवाल आपके इसी फॉर्मेट से हो जाते हैं, इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछे तो आपको फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और 1 प्लस में R/100 और ऊपर T लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला।
ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डिफरेंस का अगर पूछ लेगा तो डिफरेंस का आपको पता है D बराबर में P इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस अगर निकालना हो आपको तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। शिक्षण के ऊपर टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन पूछा गया, मैच द कॉलम करके पूछा गया था। ठीक है, तो मैच द कॉलम और एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इस पर आपको पकड़ बना लेनी है। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आया था, कोडिंग डिकोडिंग जो है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इसमें सवाल गलत होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, तो ये आज का एक छोटा सा एग्ज़ाम रिव्यू था जो मैं आपके लिए लेके आया था। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक में मैंने जो है एक्सप्लेन कर रखा है टॉपिक्स को, और दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों ही चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।